अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोजेक्ट, कैपिटल प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी दूसरा नाम इसका, उस पर हम काम कर रहे थे और हमने बेसिक टेक्निक पेबैक पीरियड मेथड को डिस्कस कर लिया था। पेबैक पीरियड मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इवन सालाना रिटर्न्स के साथ और अनइवन सालाना रिटर्न के साथ, और पेबैक पीरियड में जो अहम बात असूल हमने याद रखना था, कैश फ्लो पे बेस्ड करता है और कैश फ्लो और प्रॉफिट का रिलेशनशिप क्या है अगर एग्जामिनर हमें कैश और प्रॉफिट फिगर लेता देता है। अनइवन कैश फ्लोज हों तो हम पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना, और उसके बाद पेबैक पीरियड का डिसीजन रूल कि हम पेबैक पीरियड टूल को प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए यूज कैसे करते हैं। उसमें फिजिबिलिटी का रूल भी पढ़ा और हमने कंपैरिजन का रूल भी पढ़ा। तो कोई क्वेश्चन पेबैक पीरियड मेथड से? पेबैक पीरियड मेथड जैसे मैंने कल आपसे बताया था बड़ा बेसिक सा सिंपल सा मेथड है। प्रैक्टिकली ये मेथड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में फाइनल फैसला करने के लिए इस्तेमाल होता नहीं है। वैसे इसको हम कहते हैं ये इनिशियल स्क्रीनिंग टूल है। आप इसको देखते हो, अप्लाई करते हो, अगर जो प्रोजेक्ट इस फिल्टर पे पास हो जाता है ना, जो इसके मुताबिक फीजिबल निकलता है, उस पे फिर एडवांस टूल लगाते हो आप, क्योंकि ये आसान है ना, जल्दी से टेस्ट लग जाता है। तो एडवांस टूल पे टाइम लगाने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम चाहते हैं कि पहले बेसिक फिल्टर देख ले। अगर ये फिल्टर पास होता है, ये वाला टेस्ट कोई प्रोजेक्ट पास करे, तो ही इस पर टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करें एडवांस्ड जो टूल है उसकी एप्लीकेशन के लिए। सो ये टूल हम पार्ट जरूर रहे हैं इन्वेस्टर अप्रेजल के तौर पे, लेकिन इसके फैसले के ऊपर हम प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर देते क्योंकि ये बहुत बेसिक टूल है, इसमें कई खामियां हैं। हाँ, ये एक इनिशियल स्क्रीनिंग टूल के तौर पर यूज किया जाता है। अच्छा जी, फिर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने कहा जब एडवांस टेक्निक्स पे चलना है तो उसके लिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि हम प्रोजेक्ट अप्रेजल कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में इन्वेस्टमेंट की जाती है आज और बेनिफिट्स आते हैं अगले कई सालों में। तो जब आपके प्रोजेक्ट की लाइफ कई सालों पे फैल जाती है तो वक्त के फैलाव के साथ ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है बीच में भाई। क्योंकि हमने कहा जी बेसिक असूल तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट ही है ना। पेबैक में भी हम बेसिकली देख क्या रहे थे कि हमने जो कॉस्ट लगाई है वो बेनिफिट्स की मदद से कितने सालों में वापस आई, तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट ही हो रही है। ठीक है, तो हमने कहा कोई भी इन्वेस्टर अप्रेजल, कोई भी डिसीजन मेकिंग का टूल होता है वो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट पे ही होता है। तो पेबैक ने तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया था। उसने तो कहा था 20 लगाए हैं, 20 कितने अरसे में वापस आए। इसने ये बात इग्नोर कर दी कि जो 20 लगाए हैं वो आज लगाए हैं, और जो हम वसूल कर रहे हैं रिटर्न की सूरत में वो फ्यूचर में आ रहे हैं, और फ्यूचर के पैसे की वैल्यू कम होती है। यहां पे हमने लिख तो दिया कि हमारा 20 2.33 ईयर में वापस आया, लेकिन जो 20 2.33 ईयर में वापस आया है, क्या उसकी वैल्यू सेम है जो लगाया था? आंसर इज नो। लेकिन पेबैक पीरियड इस चीज को इग्नोर करता है क्योंकि एक बेसिक टूल है। ठीक है, तो हमने कहा जी एडवांस टूल पे हम जा रहे हैं तो हमें इस कॉन्सेप्ट को बीच में लेके आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ना। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लॉन्गर लाइफ में, सालों में लाइफ होने से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपैक्ट आ जाता है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। उसके लिए हमने कहा ये 3 रीजन हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट करती है। और इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एड्रेस करने के लिए हमने फिर डिस्कशन की थी कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट के असूल को लेके। हमने कहा जी अगर हम प्रोजेक्ट ए की बात कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट के अंदाज में करते हैं तो भाई कॉस्ट तो हम इन्वेस्ट करते हैं आज, वो प्रेजेंट वैल्यू में है। बेनिफिट्स हमें आते हैं 5 सालों में बिखरे हुए। ये लिखिए 1 से लेकर 5 तक बिखरे हुए हैं रिटर्न्स इस इन्वेस्टमेंट का जो रिजल्ट है। तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमने फिर बात जो की थी, जो एक ऑलरेडी टूल आपने पढ़ा हुआ है, कभी हमें डिस्काउंटिंग का सहारा लेना पड़ेगा जो हमें फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देती है। तो प्रेजेंट हमारी इन्वेस्टमेंट नॉर्मली ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में होती है, तो हम बेनिफिट्स को भी प्रेजेंट वैल्यू में ले आते हैं, फिर कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट दोनों की हम कर पाते हैं। तो ये हमने बात की थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। जो इशू आया उसका हल डिस्काउंटिंग की सूरत में, और डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का ऑपोजिट होता है। ये कंपाउंडिंग का बेसिक फार्मूला, ये डिस्काउंटिंग का बेसिक फार्मूला। इन दोनों फार्मूला से आप फेमिलियर हैं अपने क्यूएम के नॉलेज से, और इन दोनों फार्मूलाज की बेसिक एप्लीकेशन मैंने
चार एग्जाम्पल के थ्रू हमने यहां पे देखी थी कल की क्लास में। किसी बच्चे के ज़हन में कोई दिक्कत, कोई रिकैप में कोई दिक्कत हुई हो, कोई सवाल करना चाहते हो? जी बेटा। जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लोज में, कैश फ्लो रिटर्न्स में हमारे स्कोप में जो कैप 6 में रहता है वो सिर्फ डेप्रिसिएशन का रेफरेंस रहता है। मैंने कल भी एक जुमला बोला था, मैं दोबारा रिपीट। स्कोप में हमारे यही है कि मतलब ये अंडरस्टूड है कि भाई प्रॉफिट्स और कैश फ्लो में डिफरेंस डेप्रिसिएशन है, क्योंकि प्रॉफिट्स और कैश फ्लो का डिटेल रिलेशनशिप आपको अकाउंटिंग में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। वो आपका IAS 7 में नॉलेज टेस्ट हो चुका है, यहां पे वो डिटेल नॉलेज टेस्ट नहीं होगा। हाँ, यहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई कैप का एग्जामिनर भाई कुछ भी कर सकता है, कोई एक आध एडजस्टमेंट इसके अलावा भी वो दे सकता है, बट दैट विल बी वेरी ओपन एडजस्टमेंट। वो छुपी जैसे कैश में ना कुछ आपको सवाल अकाउंटिंग में आते हैं, वो एडजस्टमेंट छुपी होती है, बीच में निकालनी पड़ती है आपको, तो यहां पे वैसी कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। यहां पे छुपी एडजस्टमेंट समझो डेप्रिसिएशन है, जिसके बारे में वो कुछ नहीं बोलेगा, वो हमें पता है ये तो एडजस्टमेंट आती है। अगर प्रॉफिट दे दिया, कैश फ्लो चाहिए, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट तो डालनी। इसके अलावा नॉर्मली क्या, मैंने शायद कोई सवाल देखा नहीं टू माई मेमोरी जिसमें कोई और एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो लेकिन मैं कसम नहीं खाता कि आइंदा भी कभी नहीं आएगी, लेकिन आ जाएगी तो वो बिल्कुल ओपन एडजस्टमेंट होगी, खुल के उसने बताया होगा भाई इसको भी एडजस्ट कर लेना भाई, ये भी एक चीज है, ठीक है। ऐसी बात होगी, तो कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है हमारे लिए। समझो यही है, असूल यही है कि भाई प्रॉफिट और कैश फ्लो में फर्क डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। हमने सिर्फ यही याद रखना है। जी, किसी बच्चे को कोई और सवाल? अच्छा जी, हम जितने भी टूल पढ़े हैं ना इन्वेस्टर अप्रेजल के, उन सब टूल्स में हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न्स आ रही है उसको कैश फ्लो में ही मेजर करना है, कैश रिटर्न ही मेजर करनी है। प्रॉफिट में रिटर्न हमने किसी इन्वेस्टमेंट के टूल में यहां पे मेजर नहीं करनी, हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रॉफिट बेस्ड भी एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मेथड होता है, लेकिन वो आप इंशाअल्लाह BFD में आएंगे तो वहां पे इंशाअल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा। एक मेथड है जो प्रॉफिट बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मेथड है, ठीक है। ऑल्दो वो भी कोई बहुत एडवांस मेथड नहीं है, एडवांस मेथड वही है जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं, NPV एंड IRR, ये बेस्ट टॉप 2 मेथड यही है, ठीक है। इनकी ही एक मॉडिफाइड टाइप आगे आनी है, लेकिन बेस्ट मेथड आप समझो फॉर द टाइमिंग यही दो है, NPV एंड IRR। और इनमें से भी अगर एक पूछा जाए तो NPV है, टॉप मेथड NPV, सेकंड नंबर पे IRR। ये दो वो मेथड है जिनको हम वाइडली यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, बाकी सारे मेथड सपोर्ट में यूज होते हैं, जैसे पेबैक मैंने कहा भाई सपोर्ट में इस्तेमाल होता है, ये इतना कोई मेजर मेथड नहीं है। अच्छा जी, हमने एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हमारे पास रह गई थी, इलस्ट्रेशन 7, उस पर हम नजर डालते हैं। वो भी अभी यही डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग के इफेक्ट को ही समझने के लिए है। इलस्ट्रेशन 7 जनाब जी हमारे सामने आ रही है, इसको देखते हैं। डिस्काउंटिंग का ही इस्तेमाल यहां पे हम करने जा रहे हैं। अ बोरोअर इज ड्यू टू पे अ लोन ऑफ 150,000 in 4 years. He has offered to pay an extra 30,000 as long as he can repay after 6 years. The lender has arranged funds at 8%. Should lender accept the offer? Borrower होता है जिसने उधार लिया, lender होता है जिसने उधार दिया। बोरर ने 1,50,000 4 साल बाद वापस करने हैं। वो कहता है जी मुझसे 30,000 ज्यादा ले लेना, लेकिन 6 साल बाद। तो हमसे पूछा जा रहा है बताइए क्या लेंडर को ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए? इसका मतलब ऑप्शन क्या है, 150,000 आफ्टर 4 years और 180,000 आफ्टर 6 years। अब हमें बताने हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन लेंडर को ले लेनी चाहिए। तो भाई दिखने में तो ये पैसे तो ये ज्यादा है, इन दोनों ऑप्शन को कंपेयर करें, पैसे तो यहां ज्यादा है, बट क्या ये दोनों ऑप्शन कंपेरेबल है? नो, क्यों नहीं है? टाइम डिफरेंस की वजह से। ये पैसे 4 साल बाद आने हैं, ये पैसे 6 साल बाद आने हैं, तो टाइम डिफरेंस की वजह से वैल्यू ऑफ मनी बदल जाती है। ये 1,50,000 की वैल्यू, यहां पे जो 1,50,000 है उससे फर्क है। तो हम इन पैसों को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमने एक असूल अभी जो पढ़ा है डिस्काउंटिंग का, वो में सिखाता है कि जब हमने दो वैल्यूज को कंपेयर करने हैं जिनके टाइमिंग डिफरेंट है,
तो उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें और प्रेजेंट वैल्यू पे लाके कंपेयर कर लें। तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं, हम इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू लेके फिर हम कंपेयर कर लेते हैं कि भाई ये 1,50,000 4 साल बाद जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है और ये 1,80,000 6 साल बाद क्या है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। डिस्काउंट रेट 8% है। तो प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है, फ्यूचर वैल्यू इंटू डिस्काउंट फैक्टर, और वो होता है 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। तो जनाब प्रेजेंट वैल्यू पहले केस में 4 साल बाद के पैसे की क्या आई, 254, और 6 साल बाद वाले पैसे की 11431। तो जनाब यहां पे हम दे सकते हैं ये पैसा ज्यादा है, तो हमारा डिसीजन है हमें इस ऑप्शन की तरफ चले जाना चाहिए। दिस ऑप्शन शुड बी एक्सेप्टेड। उससे हमसे पूछा यह गया क्या ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए, 150 4 साल बाद की जगह 180 6 साल बाद ये ऑफर है, क्या एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमारा डिसीजन है यस, क्योंकि ये ऑफर ज्यादा वैल्यू आपको दे रही है। इस ऑफर में जो पैसे आ रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू इस ऑफर की प्रेजेंट वैल्यू के मुकाबले में ज्यादा है, तो जहां पे पैसे की वैल्यू ज्यादा है वो ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। जी, एनी क्वेश्चन? जब भी कैश फ्लोज में टाइमिंग का डिफरेंस आ जाएगा, कैश फ्लोज की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए, प्रेजेंट वैल्यू पर लाके टाइमिंग डिफरेंस खत्म कर दिया, ये भी प्रेजेंट वैल्यू है, ये भी प्रेजेंट वैल्यू है, अब कंपेरेबल है। ये दो वैल्यूज कंपेरेबल नहीं थी, अब कंपेरेबल है। अब हम आसानी से बता सकते हैं ये ऑप्शन बेहतर है। और यही असूल हम कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल में अप्लाई करते हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं आज और बेनिफिट्स आ रहे हैं फ्यूचर में। हमने कहा जी इन्वेस्टमेंट हमारी कॉस्ट होती है, बेनिफिट रिटर्न्स फ्यूचर का जो आ रहे हैं वो हमारे बेनिफिट्स हैं। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स को कंपेयर करने के लिए टाइमिंग डिफरेंस खत्म करो। टाइमिंग डिफरेंस खत्म करने का तरीका, दोनों को प्रेजेंट वैल्यू में ले आओ। अच्छा, ये ही असूल जो हमने यहां पढ़ा है, इस असूल को हम इलस्ट्रेशन 8 में लगाते हैं और यही हमारा एनपीवी मेथड जो पहला मेथड है वही हमारी यहां से लर्निंग इस इलस्ट्रेशन से होने वाली है। इलस्ट्रेशन 8 पे आई है। प्रोजेक्ट ए का डाटा वही है, कोई नया नहीं हमारे लिए, ठीक है। मैंने डाटा सिमिलर रखा है ताकि हमें आसानी रहे इसको कैप्चर करने में। 90 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और कैश रिटर्न्स, इट्स कैश फ्लोज, रेलेवेंट कैश फ्लोज ओवर द लाइफ आर एज अंडर। साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, और इट इज एक्सपेक्टेड दैट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ शेयर कैपिटल एसेट्स कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एट 4 मिलियन। ये रेजिडुअल वैल्यू आगे 4 मिलियन। अज्यूमिंग आर इज 10%। जब भी, और हमसे कहा जा रहा है एनपीवी बताइए, एनपीवी की टर्म को फिलहाल छोड़ दो, मैं आपको कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट के टर्म में इसको लेकर चलता हूं, ठीक है जी। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट की टर्म में हम इसको लेकर चलते हैं। जैसे कि हमने कल सिचुएशन देखी थी, हमने सिचुएशन कल क्या देखी थी, इलस्ट्रेशन नंबर 8। हमने सिचुएशन देखी थी कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 90 मिलियन की, इसके नतीजे में हमारी जो ईयर वाइज रिटर्न आ रही है 40, 30, 20, 20 एंड 20, और फिर रेजिडुअल वैल्यू ये भी 5 में आ रही है 4। ये हमारे प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हैं, दीज आर प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, और ये रुपीज इन मिलियन में है। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट जेहन में रखिए, हम जब भी आगे चल के भी ये बात बार बार होनी है, लेकिन जेहन में रखिए जब भी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी आप कर रहे हैं उसमें जो कैश फ्लो दिए जाते हैं सिर्फ हम इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ओनली। इसके अलावा एक और कैश फ्लोज कौन से होते हैं, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी में कभी नहीं लिया जाता, यह असूल याद रखिएगा, ठीक है जी। नेवर इंक्लूड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज इन प्रोजेक्ट अप्रेजल। कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल कह लो, प्रोजेक्ट अप्रेजल कह लो, बाय वट एवर नेम यू कॉल इट,
कभी आपने फाइनेंसिंग कैश फ्लो शामिल यहां नहीं करने। ये असूल याद रख लिए। मैं इस पे तवज्जो आपकी इसलिए दिलवा रहा हूं कि आईकैप का एक पास पेपर्स में एक सोल्यूशन ऐसा आएगा जिसमें उसने फाइनेंसिंग कैश फ्लोज लिए हुए हैं, विच इज एन एरर। ठीक है, कम होता है लेकिन ऐसा हो जाता है कि आईकैप के सोल्यूशन में भी हमें एरर मिल जाती है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं इस पैटर्न पे, लेकिन एक सवाल के जवाब में गलती से उसने फाइनेंसिंग कैश फ्लो ले लिए हैं। शायद हमारी क्लास में भी आ जाएगा, मैं उसको आइडेंटिफाई वहां पे भी कर दूंगा, बट ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल है कि भाई नहीं लेना। कैप 6 की हद तक आप याद रखो, नहीं लेना। बीएफडी में जाएंगे ना, इसकी एक एक्सेप्शन होगी, मैं बीएफडी में आपको बता दूंगा, लेकिन यहां पे कैप 6 में पत्थर पे लकीर है, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हमने नहीं लेना। बस बाद में फाइनेंसिंग कैश फ्लोज में होता क्या क्या, कैश फ्लोज आप मुझसे ज्यादा माशरा पढ़ा हुआ है, क्या क्या होता है? लोन लेना, लोन रीपे करना, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। गवर्नमेंट ग्रांट, डिविडेंड पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये भी हम फाइनेंसिंग कैश फ्लोज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली आप समझो, इन्वेस्टर से जो भी पैसा लेना है, इन्वेस्टर को जो भी पैसा देना है, वो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज है। इन्वेस्टर लेंडर भी होता है, इन्वेस्टर शेयर होल्डर भी होता है, दोनों इन्वेस्टर ही है ना कारोबार से। तो इन्वेस्टर से आप इक्विटी ले रहे हो, नहीं अपने शामिल करनी अपने एनालिसिस में। इन्वेस्टर से आप लोन ले रहे हो, नहीं दिखाना। इन्वेस्टर को डिविडेंड दे रहे हो, नहीं दिखाना। इन्वेस्टर को इंटरेस्ट दे रहे हो, नहीं दिखाना। इन्वेस्टर को लोन रीपे कर रहे हो, नहीं दिखाना। ये सारी चीजें इग्नोर करनी है। तमाम फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हमने इग्नोर करनी होती है, सिर्फ इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। अब देखो, ये इन्वेस्टिंग है, ये भी इन्वेस्टिंग है, ऐसा ही है ना, और ये सारे ऑपरेटिंग है। हमने सिर्फ इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग कैश फ्लो देने होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अभी तो सिंपल सवाल है, लेकिन साथ साथ असूल भी हम सीखते जाएंगे जो आगे कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में हमारे अप्लाई होने हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब ये भी 5 साल बाद है, ये भी 5 साल बाद है, तो हमें 2 लाइनें दिखाने की जरूरत नहीं है। हम एज अ प्रैक्टिस इनको इकट्ठा ही दिखाया करेंगे। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दिखाने हैं ना, तो यहां पे ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग की टाइमिंग सेम है, तो हम इनको सम करके दिखा सकते हैं। आइंदा हम क्वेश्चन जब किया करेंगे तो हम ऐसे ही किया करेंगे, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग हम इकट्ठे कर दिया करेंगे। अच्छा जी, ये जी हमारे पास कैश फ्लोज आ गया। अब दोबारा हम चलते हैं टाइम वैल्यू वन कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी टेस्ट करनी है, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट लगाना है। तो कॉस्ट ये है, बेनिफिट्स ये हैं। ये वही कहानी है जो हमने कल देखी थी कि भाई ये कॉस्ट होगी और ये बेनिफिट्स 134 है, लेकिन कंपैरिजन नहीं हो सकता। वजह क्या है? कॉस्ट प्रेजेंट में, बेनिफिट फ्यूचर में। हल क्या निकाला था हमने? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ले लो, फिर कंपैरिजन कर लेना। तो फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए हमने कहा था जी हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर होता है। डिस्काउंट फैक्टर होता है 1 + r⁻⁻n। ठीक है जी, ये हमारा डिस्काउंट फैक्टर है। हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज के लिए आर हमें क्वेश्चन में बताया गया 10% है। ये कैश फ्लो और एन हमारा साल से मैच करता है। कैश फ्लो कितने साल बाद है? ये कैश फ्लो 1 साल बाद है, तो 1.10⁻⁻1। ये कैश फ्लो 2 साल बाद है, 1.10⁻⁻2, 1.10⁻3, 1.10⁻4, 1.10⁻5। लीजिए जी, प्रेजेंट वैल्यू बताइए 40 की, 36.36 जी, ये 30 की 24.79, ये 20 की 15.03, और ये 20 13.66, और ये 24 की जी 12.44। अच्छा जी, अब हम यहां पे प्रेजेंटेशन के रेफरेंस से देखें तो ये है जी मेरे पास बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू। इसका सम कीजिए जरा, 104.74, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट्स है। और हम नॉर्मली प्रेजेंटेशन के लिए, सॉरी बेटा, मैंने इस बॉक्स का सम मांगा है। 24 की प्रेजेंट वैल्यू 14.90 है जी। टोटल क्या है? अच्छा,
टोटल 104.74 ठीक है, ठीक हो गया जी। 104.74 ये हमारा टोटल आ गया। ये हमारे पास बेनिफिट्स जिनका टोटल हमारे पास 134 आ रहा था, इनकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 104.74। हम प्रेजेंटेशन के लिहाज से आप फेमिलियर हो कि हम क्या करते हैं, हम इसको भी इस कॉलम में ले आते हैं एज नेगेटिव, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है। इसको हम जो कैश फ्लो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है उसका डिस्काउंट फैक्टर हम मान ले लेते हैं, क्योंकि हम वैल्यू कम उस कैश फ्लो की करते हैं जो फ्यूचर में है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से कम होती है। ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करके 90 यहां पे एक्सटेंड करते हैं। अब मैंने देखना है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। ये बेनिफिट्स है, ये कॉस्ट है। नेट क्या बचा 14.74 एंड इट इज पॉजिटिव फिगर। ठीक है जी, ये फिगर मुझे बता रही है कि मेरे बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा हैं। हमने कहा था ना कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट इन्वेस्टर अप्रेजल का असूल है, तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का असूल लगाते हैं, तो मेरे बेनिफिट्स कॉस्ट के मुकाबले में 14.74 ज्यादा है, और यही वैल्यू हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। सही है ना, यही वैल्यू हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कहलाती है, जिसकी इक्वेशन आपने सीखी हुई है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो या इन्वेस्टमेंट कह लें इस केस में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू है, तो 104.74 माइनस 90 इट इज 14.74। प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो पॉजिटिव आ रही है तो ये मुझे बताती है बेनिफिट्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट कह लो। अगर यही एनपीवी नेगेटिव आती तो नेगेटिव एनपीवी का मतलब होता है बेनिफिट्स आर लेस देन द कॉस्ट। अकॉर्डिंगली हमारा डिसीजन रूल भी यहीं से हमें समझ आ जाता है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है इसका मतलब प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अगर एनपीवी नेगेटिव है इसका मतलब हमें प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देना चाहिए। लीजिए जी, ये हमारा एनपीवी का टूल जो आपने ऑलरेडी क्यूएम में भी सीखा हुआ था, उसी की यहां पे हमने एक बेसिक सी एक्टिविटी देखी। नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट क्या है, उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में प्रोजेक्ट से कैश रिटर्न्स क्या आएंगे, ये एस्टिमेट किया जाता है। आपको आर की वैल्यू क्वेश्चन में इस हल करने के लिए वैल्यू चाहिए। आर क्या होता है इसको मजीद एलैबोरेट हम करेंगे अभी, ठीक है। अभी फिलहाल आपने इसको क्यूएम में भी आर ही समझा था कि भैया आर होता है रेट ऑफ रिटर्न है, तो रेट ऑफ रिटर्न ये आता कहां से है, इस पे भी मैं मजीद थोड़ी एलैबोरेशन आपको दूंगा, ठीक है। इस बाय द वे इस आर की कैलकुलेशन भी आपके स्कोप में है। आगे चल के हमारा चैप्टर नंबर 3 है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, उसमें हम ये आर कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो लेकिन फिलहाल इसका मतलब मैं आपको इस चैप्टर के लिए भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये तो वो बातें हैं जो आपने ऑलरेडी क्यूएम में पढ़ी हुई हैं जी। एनी क्वेश्चन, यहां तक कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू का असूल हमने सीख लिया। किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखनी है, हम उसकी एनपीवी कैलकुलेट करेंगे विच इज पीवी ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स माइनस पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेनिफिट्स की पीवी कैसे ली, बेनिफिट्स को उनके रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ली, सम ले लिया, ये बेनिफिट्स का सम हो गया। इन्वेस्टमेंट की फिगर एक ही थी, ये इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। डिफरेंस लिया, एनपीवी है, पॉजिटिव है चूंकि इस केस में, तो हमारा डिसीजन यहां पे है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना। वैसे तुमसे डिसीजन नहीं मांगा गया था, लेकिन सिंपल सा डिसीजन रूल था, ऑलरेडी आपने पढ़ा भी हुआ था, इसलिए हमने इसको यहीं पे टच कर लिया जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, जरा इलस्ट्रेशन 9, दिस इज योर क्लास एक्टिविटी।
सेम प्रोजेक्ट बी, जिससे भी हम फेमिलियर हैं, इसका भी हमने पेबैक कैलकुलेट किया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपने इसकी एनपीवी कैलकुलेट करनी है। इसमें भी आर 10% ही किया गया है, कहा गया है एनपीवी कैलकुलेट कीजिए। तो प्रोजेक्ट बी इलस्ट्रेशन 9 में प्रोजेक्ट बी की एनपीवी बिल्कुल यही फॉर्मेट आप कॉपी कर लें इलस्ट्रेशन 8 वाला, इसमें डाटा पॉपुलेट करें। इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हम शो करते हैं और रिटर्न्स को हम पॉजिटिव शो करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। ईयर 5 में 2 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू है, तो टोटल कैश फ्लो ईयर 5 का 6 हो जाएगा। अच्छा, यहां पे आपने एक और ख्याल रखना है, आप क्यूएम में जाहिर बात है एमसीक्यूज करते थे, प्रेजेंटेशन आपकी और तरह होती थी, तो यहां पे आपको प्रेजेंटेशन में डिस्काउंट फैक्टर का कॉलम बनाना है। ठीक है, मैं देख रहा हूं अक्सर बच्चे डिस्काउंट फैक्टर के कॉलम के बगैर डायरेक्ट कैश फ्लो के आगे पीवी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके लिख रहे हैं, तो इस चीज को अवॉइड कीजिए, डिस्काउंट फैक्टर का कॉलम आपको बनाना है। जी, प्रोजेक्ट बी में पीवी ऑफ रिटर्न्स क्या आ रही है, पीवी ऑफ बेनिफिट्स क्या आ रही है? 26.67 और पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट है 20, तो एनपीवी इज 6.67 और ये भी पॉजिटिव है। हमसे सिर्फ एनपीवी कैलकुलेट करने को कहा गया है, तो एनपीवी तो हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन साथ ही हम डिसीजन रूल भी अगर डिस्कस कर लें तो प्रोजेक्ट बी की एनपीवी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब प्रोजेक्ट बी भी एक्सेप्टेबल है, फीजिबल है। एनपीवी कैलकुलेट करना और एनपीवी का डिसीजन रूल फॉर फिजिबिलिटी दोनों कवर हो गए हमारे, लेकिन एनपीवी का डिसीजन रूल फॉर कंपैरिजन वो भी देखना पड़ेगा, जैसे पेबैक में सीखा था। तो हर टूल के डिसीजन रूल हम दो अंदाज में देखा करेंगे, एक फिजिबिलिटी के लिए, कंपैरिजन के लिए। अब इसका कंपैरिजन कि भाई कंपैरिजन के लिए हम अगेन प्रोजेक्ट ए वर्सेस बी कंपेयर करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है।
जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव है, हायर पॉजिटिव एनपीवी इज बेटर। वाई, इसको हम क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि वन आर्गुमेंट कुड बी कि भाई ये तो 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ 6.67 है, वो 90 मिलियन 4.5 गुना इन्वेस्टमेंट के साथ तकरीबन डबल से थोड़ी ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट 4.5 गुना, लेकिन एनपीवी डबल से थोड़ी ज्यादा, फिर ये फीजिबल कैसे? इस पे भी हम बात करेंगे। बट रूल इज सिंपल, रूल इज सिंपल, जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा वो बेहतर है, वो बेहतर है। एक्सेप्टेबल के लिए जिसकी एनपीवी पॉजिटिव वो फीजिबल है, वो हम कर सकते हैं, उसमें पैसा लगाना चाहिए हमें। तो असूलन अगर हम दोनों प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दोनों प्रोजेक्ट के पैसे हमें दोनों में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर हमसे कहा जाए नहीं भाई एक में इन्वेस्ट करना है, तो एक कौन सा होगा फिर? जो बेहतर है, ठीक है ना। दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो दोनों फीजिबल हैं, लेकिन अगर एक में इन्वेस्ट करना है तो फिर ए में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ए बेहतर है विद हायर एनपीवी। ठीक है, तो हमने डिसीजन रूल फिजिबिलिटी का भी देखा, कंपैरिजन का भी देखा। इसमें अभी हमारी डिस्कशन थोड़ी सी इलैबोरेशन अभी होगी, डिसीजन रूल का भी हम इलैबोरेट करेंगे। अच्छा जी, इससे पहले एक तारुफ इस डॉक्यूमेंट से भी ले लें। ये डॉक्यूमेंट आपकी किताब में लास्ट 2 पेजेस पे आ रही है। इसमें एक एरर है थोड़ी सी, वो दुरुस्त कर लीजिए। नहीं, किताब में ठीक है आपकी, यहां पे मेरे पास ही गलती थी, मैंने दुरुस्त की भी है, आपकी किताब में ठीक है जी। तो बहरहाल ये लास्ट पेज पे आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ रही है प्रेजेंट वैल्यू टेबल की। हम डिस्कस कर रहे हैं पेज 364 के टेबल को, जिसमें हमें एन और आर की वैल्यूज गिवन है, और जैसे हमारे लिए आर 10% अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये 10% आर है, और आर 10% एन 1 2 3 4 5 ये है वैल्यूज जो हमने अभी इस्तेमाल की हैं। तो इंस्टेड कि मैं फार्मूला इस्तेमाल करूं, हमें कैप6 में आदत डालने तो अच्छी बात है, हम टेबल को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम कैलकुलेटर के इस्तेमाल पे सेव होगा। वी विल जस्ट ओपन अप द टेबल, क्योंकि मैंने कहा ना डिस्काउंट फैक्टर लिखना है, जो डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला लिखे उससे वैल्यू निकाल के लिखे, टाइम लगेगा। टेबल आपके पास एग्जाम में ऑन डिमांड अवेलेबल है, आपके पास क्वेश्चन आना ही आना इस एरिया से, आप वहां पे इन्विजिलेटर से डिमांड करेंगे मुझे प्रेजेंट वैल्यू टेबल चाहिए, ये टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप यहां से कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, टेबल से कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसे मैंने ये जो प्रेजेंटेशन दी है, मैं इसकी जगह यहां पे टेबल से 10%, मेरा 10% का रेट मुझे चाहिए ना, मुझे फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो ये टेबल में टॉप पे फार्मूला लिखा होता है, बट मुझे फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे 10% के फैक्टर चाहिए। टेबल से मैं एज इट इज उठा के 0.909, 0.826, 0.751, 683, 621 मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यूज आ रही हैं। ये फैक्टर इसी फार्मूले की मदद से कैलकुलेट हुए हैं। ठीक है, तो आइंदा हम क्वेश्चन जब किया करेंगे एनपीवी के, जो डिस्काउंट फैक्टर हम टेबल से उठाया करेंगे, टेबल आपके पास किताब में अवेलेबल हुआ करेगा, इसको यूज करने की आदत डालिए। ऑल्दो आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस होती है कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना कोई हार्म नहीं है, नुकसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जब एक हमारे पास सहूलत अवेलेबल है, हम कैलकुलेटर के इस्तेमाल से अपनी जान बचा सकते हैं, पॉसिबल एरर से अपनी गलती से जान बचा सकते हैं, तो व्हाई नॉट। ठीक है ना, हम यहां से सिर्फ टेबल पर जाएंगे, सूटेबल आर हमें जो क्वेश्चन गिवन होता है वो सिलेक्ट करते हैं, और उसके मुताबिक एन से फैक्टर उठा लेते हैं। ये टेबल जैसे हमारे पास किताब में अवेलेबल है, ऊपर वाला हाफ 10% 15 ईयर तक है, नीचे वाला हाफ 11 से 20% तक जा रहा है 15 ईयर्स तक। मतलब हम 20% 15 ईयर्स, यहां पे 20 ईयर्स का टेबल आ रहा है शायद स्क्रीन पे, लेकिन किताब में आपका 15 ईयर्स का, तो हमें अब डिपेंड करेगा एग्जाम में कौन सा मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। असूल क्या है, एज लॉन्ग एज मुझे फैक्टर चाहिए वो टेबल में अवेलेबल है, टेबल से उठा लो। लेकिन मुझे ऐसा फैक्टर चाहिए जो टेबल से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में आ जाता है आर इज 22%, अब आर 22% का तो इसमें डाटा नहीं है ना, तो भाई फार्मूला तो मेरे पास है ना, उसके लिए मैं फार्मूला यूज करना मेरी मजबूरी बन जाएगी, मैं कर लूंगा इस्तेमाल। लेकिन जहां पे मुझे वैल्यू टेबल से मिलती है, मुझे टेबल से उठानी चाहिए। ठीक है, ये हमारी अब आदत रहेगी आइंदा कि हम टेबल भी इस्तेमाल करेंगे, और कुछ केसेस में जब वैल्यू टेबल से बाहर जाएंगी तो हम फार्मूला भी इस्तेमाल किया करेंगे। तो दोनों की हमें प्रैक्टिस रहनी चाहिए, प्रेफरेंस टेबल की है। मुझे लगता है कि ये कन्वीनियंट है,
इसमें हम टाइम भी सेव करेंगे और इसमें हम विद प्रैक्टिस अपनी एरर रेट को भी बचा जाएंगे। जी, तो ये हमने अभी पेज 364 वाला टेबल भी कवर कर लिया, इसको भी डिस्कस कर लिया। गोइंग बैक टू अगेन, यहां पे जनाब हमने इलस्ट्रेशन 8 देखी, इलस्ट्रेशन 9 देखी, डिसीजन रूल में फिजिबिलिटी का रूल पढ़ा, डिसीजन रूल में कंपैरिजन का रूल पढ़ा। फिजिबिलिटी में ए और बी दोनों फिजिबल हैं और कंपैरिजन में ए बेहतर है। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां पे? कोई बात समझ ना आई हो, आपको लगता हो किसी बात पे मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई सवाल करना चाहते हैं, पूछिए। जी बेटा, जिसकी एनपीवी ज्यादा है वो बेहतर है। फिजिबिलिटी में जिसकी एनपीवी पॉजिटिव है वो बेहतर है, क्योंकि हमने ये पढ़ा ना बेटा, पॉजिटिव एनपीवी कब आती है? जब बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है। आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसकी रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट जैसे इस केस में 90 है, रिटर्न्स 104 है, पॉजिटिव एनपीवी आ गई ना। तो पॉजिटिव एनपीवी हाईलाइट कर रही है कि बेनिफिट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, तो प्रोजेक्ट फीजिबल है भाई। इसका मतलब है आपने पैसा लगाया कम, 90 लगाया, 90 लगा के वापस कितना आया? 104। तो 90 लगा के 104 लेना, क्या ये फायदामंद है कि नहीं है? फायदामंद है भाई, हम करना चाहेंगे। लेकिन अगर ये 90 लगा के 80 वापस आ रहा होता तो हमारी एनपीवी नेगेटिव आ रही होती है ना। तो एनपीवी नेगेटिव हमें क्या बता रही है? पैसा लग ज्यादा रहा है, वापस कम आ रहा है। इसका मतलब ये हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव एनपीवी का मतलब है बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, हमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारे सामने एक प्रोजेक्ट की ऑप्शन आई है और हमसे पूछा जा रहा है बताइए ये प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ये प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या ये प्रोजेक्ट फीजेबल है? डिफरेंट अंदाज से पूछा जा सकता है ना। तो तीनों का मतलब एक ही है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रोजेक्ट फीजेबल है, ठीक है, मतलब एक ही है। तो हमने एनपीवी कैलकुलेट की, पॉजिटिव एनपीवी हमें बताती है बेनिफिट ज्यादा है, हमारा डिसीजन एक्सेप्ट आता है। नेगेटिव एनपीवी हमें बताती है बेनिफिट्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हमें रिजेक्ट कर देना, हमें ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना। ठीक है जी बेटा, कोई और सवाल? जी, कंपैरिजन में हम दो इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं। कंपैरिजन सारी बात है, दो चीजों का कंपेयर हो सकता है। कंपेयर बिल्कुल, फिजिबिलिटी हर प्रोजेक्ट की अलग-अलग देखी जाती है, हर प्रोजेक्ट को अलग। जैसे प्रोजेक्ट ए की फिजिबिलिटी, इसकी एनपीवी देखो पॉजिटिव फीजेबल, प्रोजेक्ट बी की एनपीवी किधर गई? चलेगी, चलो 6.67 पॉजिटिव फीजेबल, अलग-अलग फिजिबिलिटी हर प्रोजेक्ट की अलग-अलग होगी। कंपैरिजन तो सारी बात है दो चीजों में ही होगा ना, ए और बी का कंपैरिजन है। जैसे हमने यहां पे कहा ए भी फीजेबल है, बी भी फीजेबल है। यहां पे हमारी एनपीवी थी ए की 14.74, ये एनपीवी प्रोजेक्ट ए की है। प्रोजेक्ट बी की एनपीवी हमने कैलकुलेट की थी 6.67, ये भी पॉजिटिव है। तो फिजिबिलिटी के लिए मैंने इसको देखा, सिर्फ मैंने कहा जी एक्सेप्ट कर लो, फिजिबल है। फिजिबिलिटी के लिए मैंने इसको देखा, पॉजिटिव है, मैंने कहा जी ये भी फिजिबल है, एक्सेप्ट कर लो। और कंपैरिजन के लिए मैंने इन दो एनपीवीज को कंपेयर किया, भाई इसकी एनपीवी ज्यादा है, ये बेहतर है, दिस इज बेटर। ठीक है ना। मैं इसको दोबारा बता दूं, अगर मैंने दोनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, मेरे पास दोनों प्रोजेक्ट्स के पैसे हैं, तो मेरे लिए दोनों प्रोजेक्ट फीजेबल हैं, मुझे दोनों में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। मेरे पास दोनों प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे कहा जाए, यहां पे एक टर्म यूज होती है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये एक अक्सर क्वेश्चन में आगे जाके टर्म हमारे सामने कभी आएगी। हमें दो प्रोजेक्ट एग्जामिनर देगा और हमसे बताएगा भाई किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए। प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड in only one project from many available. मतलब
अगर तो ये प्रोजेक्ट, ये जुमला अवेलेबल नहीं है तो हम कहेंगे जी दोनों प्रोजेक्ट फिजिबल है, दोनों में इन्वेस्ट कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये जुमला लिखा हुआ है कि भाई प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो एक में जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसमें करेंगे? जो बेहतर है। बेहतर के लिए कंपैरिजन का रूल लग जाएगा। अगर सिर्फ पूछा जाए बताओ प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बताओ, तो प्रोजेक्ट भाई ए भी फिजिबल, दो भी फिजिबल। अगर कहा जाए इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताओ, हमने कहा जी ए भी फिजिबल, बी भी फिजिबल, दोनों में इन्वेस्ट कर दो। लेकिन कहा जाए प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताओ। प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नाउ व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन? तो ये क्लियर बात, अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब अवेलेबल प्रोजेक्ट में से एक किया जा सकता है। तो भाई एक जब करना है तो बेहतर करना पड़ेगा, जो बेहतर है वो करेंगे। और जब बेहतर प्रोजेक्ट का फैसला करना है तो कंपैरिजन वाला रूल भी लगा लो। जब सिर्फ फिजिबिलिटी चेक करनी है, एक्सेप्ट रिजेक्ट का रूल लगा दो। जब कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन का रूल लगा दो। अगर प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हम फिर प्रोजेक्ट ए सिर्फ करेंगे। फिजिबल दोनों है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में सिर्फ प्रोजेक्ट ए किया जाएगा। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? एनपीवी के कैलकुलेशन, प्रेजेंट वैल्यू टेबल से इंट्रोडक्शन और एनपीवी के डिसीजन रूल फिजिबिलिटी के लिए, कंपैरिजन के लिए। हाँ जी, कोई बात और जिस पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए? अच्छा, थोड़ी सी डिस्कशन है, हम ये आर क्या है और एनपीवी क्या है, इन दो टर्म्स को समझ लें। वैसे तो जैसे मैंने आपको कहा आर हमारा चैप्टर 3 में डिटेल में कवर होना है, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में बार बार ये आर आना है हमारे सामने, तो वी मस्ट हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कि भाई ये क्या चीज है, क्या आर रेट ऑफ रिटर्न से मुराद यहां पे क्या है, हम इसको थोड़ा समझेंगे। और फिर एनपीवी का मतलब भी समझेंगे, क्योंकि अभी एनपीवी की बारीकी आपको नहीं पता। बात है बारीकी तो अभी भी 100% आपको नहीं पता लगेगी। आप समझे अभी आप खड़े हो 10% पे, एनपीवी के बारे में नॉलेज आपका 10% है। थोड़ी सी डिस्कशन के बाद इसको मैं 60-70 पे ले जाऊंगा, लेकिन 100% पर नॉलेज आ जाएगा आपका बीएफडी में जाकर। बीएफडी में इसमें मजीद थोड़ी सी क्लैरिटी हम ऐड करेंगे। हम यहां पे जितनी क्लैरिटी चाहिए उतनी ले लेंगे, लेकिन ठीक है, ताकि हमें कैप 6 में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा जी, सबसे पहले आर की बात करते हैं। आर क्या होता है? आर के बारे में आपने सुना हुआ जी, ये रेट ऑफ रिटर्न होता है, अभी तक यही सुनते आए हो। रेट ऑफ रिटर्न किसका? इन्वेस्टर का। किस इन्वेस्टर का? जिससे ये आपने पैसे लेने हैं। सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ ना भाई? इन्वेस्टर अलहदा, बिजनेस अलहदा। ये फिजिबिलिटी किसकी है? बिजनेस की। ये बिजनेस की फिजिबिलिटी है, जिसमें पैसा किसने डालना है? इन्वेस्टर ने। और ये जो आर होता है ना, ये इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, आर जो होता है ये इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न होता है। इसको चले थोड़ा सा हम मजीद टर्म के साथ एलैबोरेट करते जाते हैं, मजीद इसमें क्लैरिटी हम साथ साथ थोड़ी ऐड करते हैं। अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं कारोबार में, तो कारोबार में इन्वेस्टमेंट की जाती है इन द शेप ऑफ एसेट्स। ऐसा ही है, इन्वेस्टमेंट फॉर एसेट्स की जाती है। पैसे कारोबार में इन्वेस्टर डालता है क्योंकि बिजनेस को एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और जो इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस वो करंट एसेट में भी करता है, कैपिटल एसेट में भी करता है। हमारे इस चैप्टर का स्कोप क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल है ना, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अप्रेजल है। तो यहां पे ये जो पैसा आ रहा है, ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे पास, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इन नेचर। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स।
इन्वेस्टर यहां पे जो पैसा दे रहा है ये कैपिटल की सूरत में पैसा में दे रहा है, जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, क्योंकि इन्वेस्टर आपको पता है शॉर्ट टर्म फंड्स भी देता है। जब अब यहां पे एक चीज क्लियर रखना, जब हम इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं ना, जब हम इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टर से मुराद इक्विटी इन्वेस्टर भी होता है और इन्वेस्टर से मुराद डेट इन्वेस्टर भी होता है, ठीक है। इन दोनों को कलेक्टिवली हम इन्वेस्टर कहते हैं हमारे सब्जेक्ट के F6 में। और इन्वेस्टर जो फंड्स इन्वेस्ट करता है फॉर लॉन्ग टर्म, उनको यू शुड रिकॉल हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। पढ़ी हुई ये टर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड की टर्म फेमिलियर है ना। लॉन्ग टर्म फंड्स जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में की जाती है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड में बेसिकली दो फंड्स आते हैं, एक इक्विटी आती है और दूसरा लॉन्ग टर्म लोन। ये लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट की अप्रेजल है ना, तो ये लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए होते हैं कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम चाहें तो सारे का सारा इक्विटी इन्वेस्टर से ले लें, चाहे तो सारे का सारा डेट इन्वेस्टर से ले लें, चाहे तो कंबिनेशन ले लें। ये अलहदा डिसीजन है, ये हमारा चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की बातें हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, हम फिलहाल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझ रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ये है जनाब, और ये पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो यहां से आए, यहां से आए या कॉम्बिनेशन से आए, जिस सूरत में आए, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैप 6 में MFA में अक्सर कैपिटल भी कह देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम अक्सर हमारे सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का जो हम पढ़े ना फाइनेंशियल एनालिसिस, इसका टेक्निकल नेम जो कॉमनली नोन नेम है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरे मुंह से अक्सर ये वर्ड निकल जाया करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ये इसका कह लो एकेडमिक नेम हमारे सब्जेक्ट का ये है, फाइनेंशियल एनालिसिस की हेडिंग के तहत जो हम पढ़े, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल भी कहते हैं। अकाउंटिंग में कैपिटल आपने सीखा था सिर्फ मतलब इक्विटी, अकाउंटिंग में आपको कहा गया था कैपिटल से मुराद इक्विटी है, लेकिन यहां पे मतलब थोड़ा सा ब्रॉड हो रहा है। यहां पे कैपिटल से मुराद है कैपिटल एम्प्लॉयड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल से मुराद होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आर की बात दोबारा करो, मैं इन्वेस्टर के पास गया, उससे मैंने कैपिटल मांगा। बिजनेस सेपरेट एंटिटी है, लेट्स अज्यूम मैं बिजनेस मैनेजर हूं, मैं बिजनेस का फाइनेंस मैनेजर हूं। अब बिजनेस काम कैसे करता है, जब भी बिजनेस ने ग्रो करना होता है तो किसी नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। मैं बिजनेस का फाइनेंस मैनेजर हूं, मेरे पास जो बिजनेसमैन है CEO वो आया, वो कहता है जनाब मैं सोच रहा हूं हम एक नई मशीन खरीदें, उस नई मशीन से हम एडिशनल प्रोडक्ट्स बना के बेच पाएंगे, तो जरा इसकी फिजिबिलिटी तो चेक करो। फिजिबिलिटी चेक करना फाइनेंस मैनेजर का काम होता है, फिजिबिलिटी बनाना फाइनेंस मैनेजर का काम है। हां, वो दूसरे डिपार्टमेंट से हेल्प जरूर लेता है। आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रेन किया जाते हो फाइनेंस मैनेजर के रोल के लिए भी। नाम आपका अकाउंटेंट है, लेकिन देयर आर डिफरेंट रोल्स विच यू विल अज्यूम इन योर लाइफ। कुछ बच्चे फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, कुछ बच्चे ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करेंगे, कुछ बच्चे टैक्स डिपार्टमेंट में काम करेंगे, कुछ बच्चे प्लानिंग एंड बजटिंग। ये सारी ब्रांचेस हैं, आगे डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनमें काम करने के लिए हमें तैयार किया जाता है ड्यूरिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट पढ़े हो कैप 6, जो आगे आपने BFD भी पढ़ने हैं, इसमें आपको तैयार किया जाता है फाइनेंस मैनेजर या CFO के रोल के लिए, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑर्गेनाइजेशंस के लेने होते हैं, जिसमें आपने फाइनेंसिंग डिसीजन लेने होते हैं। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे
जिसमें आपने रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन लेने होते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और भी डिसीजन है जो बीएफडी में जाके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पूरी जो फाइनेंस के फील्ड में जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो आपको कैफ 6 में और बीएफडी में आपको दी जाती है, और ये बड़ा ही अहम फील्ड है और बहुत ही वैल्यूएबल फील्ड है। आप समझो जो प्रोग्रेसिव चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, दे वांट टू बी एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। जो आप चाहते हो कि भाई मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का जाके सीईओ लगूं, तो शायद उसका रास्ता फाइनेंस के में एक्सेल करने से ही निकलेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक्सेल करने से ही निकलेगा। अच्छा जी, कमिंग बैक हियर, मेरा सीईओ मेरे पास आया, उसने कहा जी मैं एक प्रोजेक्ट, मेरे जहन में एक आइडिया आया है कि हम एक मशीन खरीदते हैं, उस नए मशीन की मदद से हम एडिशनल इजाफी यूनिट्स बना के इजाफी रिटर्न्स कमा सकते हैं, जरा इस प्रोजेक्ट की मुझे फिजिबिलिटी तो बना के दो। मैंने उससे पूछा जी कौन सी मशीन? उसने कहा जी मशीन नंबर ए 90 मिलियन की आती है। मैंने चेक किया, फिर मैंने उससे पूछा जी आपके ख्याल में कितने यूनिट्स हम बेच पाएंगे सालाना इस मशीन की मदद से? उसने मुझे नंबर बता दिया, सालाना मुझे लग रहा है हम इतने इतने यूनिट्स बेचेंगे। मैंने उतने यूनिट्स का कैश प्रॉफिट एस्टिमेट कर लिया, तो मैंने मशीन कितने की आएगी वो पता लगा लिया, और जो मुझे मेरे टीम मेंबर ने बताया सेल्स के बारे में, उसको लेके मैंने उसके कैश प्रॉफिट्स का अंदाजा लगा लिया कि भाई 90 मिलियन की मशीन लेंगे तो सालाना कैश प्रॉफिट और रेजिडुअल वैल्यू के साथ 5 साल में ये मुझे रिटर्न्स आ सकती हैं। तो प्रोजेक्ट का आइडिया आया सबसे पहले, उस आइडिया की बेसिस पे उस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हमने एस्टिमेट कर लिए। अब हम प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के स्टेप्स को समझ रहे हैं, आल्दो ये स्टेप्स हमें लिखने नहीं है, बट यू शुड हैव इन माइंड कि भाई काम चलता कैसे है। मैंने कैश फ्लोज एस्टिमेट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप, फिजिबिलिटी के लिए पैसा कहां से आएगा, सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होगा। लेट्स अज्यूम कारोबार में कभी बेटा पैसा आइडल नहीं पड़ा होता, यह असूल याद रखना। कारोबार में, बिजनेस में पैसा कभी आइडल नहीं पड़ा था, क्योंकि पैसा किसका होता है? इन्वेस्टर का। और पैसा इन्वेस्टर के हाथ में नहीं है, पैसा कारोबार में है, तो इन्वेस्टर क्या कहा मुझे रिटर्न दो इस पे। कारोबार कहां से रिटर्न देगा अगर फारिग पड़ा पैसा? तो इसलिए कारोबार कभी फारिग पैसा अपने पास नहीं रखता। कारोबार के पास फारिग पैसा होगा ना, इन्वेस्टर के हाथ में दे ले भाई, पकड़ जो मर्जी कर इसके साथ। तो यह बेसिक असूल है, कारोबार में फालतू पैसा, एक्सेस पैसा, सरप्लस पैसा कभी नहीं पड़ा होगा। जब भी कारोबार को इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको पैसा इन्वेस्टर से मांगना है, यह बेसिक असूल है। ठीक है, तो जनाब हमने एक प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करनी है, उसके लिए हमें 90 मिलियन चाहिए, तो भाई ये अंडरस्टूड बात है, 90 मुझे इन्वेस्टर से लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 1 आइडिया मुझे कम्युनिकेट किया गया, स्टेप नंबर 2 उस आइडिया के मैंने कैश फ्लोज एस्टिमेट कर लिया, अंदाजा लगा लिया जो मुझे इंफॉर्मेशन दी उसके मुताबिक। स्टेप नंबर 3 मैंने इन्वेस्टर से राब्ता करना कि भाई मेरी कंपनी ये प्रोजेक्ट करना चाहती है, मुझे पैसा चाहिए, तो आप बताइए आर यू विलिंग टू गिव मी मनी। अब वो इन्वेस्टर ये भी हो सकता है, इन्वेस्टर ये भी हो सकता है, ठीक है, इन्वेस्टर जो मर्जी हो। फिलहाल हम इन्वेस्टर की टर्म यूज करते हैं। क्या इन्वेस्टर पैसा फॉर फ्री दे देगा? हाँ जी ले जाओ जी पैसा। कहेगा नहीं भाई मुझसे एग्रीमेंट करो, पहले मैं पैसा देने पे तैयार हूं लेकिन मुझे उस पैसे पे रिटर्न चाहिए। तो हम इन्वेस्टर के पास गए, इन्वेस्टर ने कहा मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है 10%। इन्वेस्टर जो मुझे पैसा देने हैं वो पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल। कैपिटल जो इन्वेस्टर मुझे दे रहा है वो उस कैपिटल पे रिटर्न मांग रहा है मुझसे 10% कि जी मैं पैसा देने पे तैयार हूं, मैं कैपिटल आपको देने पे तैयार हूं, लेकिन मुझे उसके ऊपर 10% रिटर्न चाहिए। इन्वेस्टर की जो रिटर्न होती है वो कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्योंकि इन्वेस्टर जो पैसा दे रहा है वो कैपिटल कहलाता है, और उस कैपिटल पे जो इन्वेस्टर को रिटर्न देनी है वो कंपनी की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो आर बेसिकली हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। आर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसको हम शॉर्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी
कह देते हैं, ठीक है। इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह देते हैं, और इसकी कैलकुलेशन हमारे स्कोप में है चैप्टर 3 में, इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में अगेन इंट्रोडक्शन है, आई रिपीट, हमें जैसे मैंने कहा शुरू में, हमें हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है, एडवांस लेवल पे हमने कहीं नहीं जाना। इंट्रोडक्शन इसका हमारा चैप्टर 3 में है, एडवांस लेवल बीएफडी में इंशाअल्लाह। जिस तरह इन्वेस्टर अप्रेजल भी इंट्रोडक्शन यहां पे है, एडवांस लेवल बीएफडी में। अच्छा जी, तो आर का मतलब मैंने समझाया आपको, आर का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जिस इन्वेस्टर से ये पैसा लेना है उसका रिक्वायर्ड रिटर्न, दिस इज आर। अब ये आर को मैंने डिस्काउंटिंग में यूज किया, अब इसकी लॉजिक हम समझेंगे, उसकी लॉजिक के साथ हम एनपीवी के मीनिंग पे भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुझे एनपीवी का मतलब भी साथ ही समझना है। अगर मैंने इस कैलकुलेशंस के प्रोजेक्ट की अप्रेजल्स को बेहतर अंदाज में एब्जॉर्ब करना है तो मुझे आर का मतलब भी पता होना चाहिए, मुझे एनपीवी का मतलब भी पता होना चाहिए। एनपीवी का मतलब एक तो हमने देख लिया ना भाई, पॉजिटिव है तो बेनिफिट ज्यादा है, नेगेटिव है तो बेनिफिट्स कम है, लेकिन इसको मजीद बेहतर अंदाज में हम समझने की कोशिश करेंगे अभी हम। आर के मतलब पे किसी को दिक्कत जी, व्हाट इज आर? आर होता है प्रोजेक्ट के लिए जिस इन्वेस्टर से पैसा लिया जाएगा उस इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न। वो इन्वेस्टर हमें पैसा कितने % रिटर्न के बदले देने पर तैयार है। आर को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर कह लें इसको, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह लें, एक ही बात है जी। एनी क्वेश्चन? जी बेटा। नॉट नेसेसरली इंटरेस्ट बेटा, इसमें मैं रिटर्न का वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने कहा पैसा यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। पैसा हम यहां से भी ले सकते हैं इक्विटी से, पैसा हम डेट से भी ले सकते हैं। तो डेट से पैसा लेंगे उसके इन्वेस्टर को भी रिटर्न देनी पड़ती है, दैट इज इंटरेस्ट। इक्विटी से पैसा लेंगे तो वो उसका इक्विटी इन्वेस्टर फ्री में देता है पैसा, क्या उसको भी तो रिटर्न चाहिए ना, बट दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो मैं इसलिए मैं इंटरेस्ट की टर्म खुद ही अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि पैसा हमें कहीं से भी आ सकता है। मैं सिर्फ कैपिटल की बात कर रहा हूं, कैपिटल का मतलब ये या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं। रिटर्न मीन डिविडेंड भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है। जिस जी नेचर तो सेम है ना, मतलब रिटर्न इन्वेस्टर को रिटर्न, बिल्कुल जी, इन्वेस्टर को रिटर्न। लेकिन जब हम इस रेट को डिस्काउंटिंग फैक्टर में यूज करते हैं तो हम प्रेजेंट पे हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू के इक्वलाइज कर देते हैं। अब वो बात हम करने लगे, अभी हम आगे चलने लगे। अभी मैंने सिर्फ इसका मतलब आपको समझाया। अभी हम एनपीवी के सफर में जाएंगे ना, तो जो आपके दिन में शायद कोई सवाल आ रहा है, मैंने कहा ना अभी हम ये सफर शुरू करते हैं, अभी डिस्कशन हमारी जारी है। मैंने अभी सिर्फ यहां तक पहुंचूं, जब यहां तक पहुंचूंगा ना तो आपको वो मतलब आपका क्लियर हो जाएगा, वो भी मतलब जो सवाल आ रहा है ना आपके दिन में वो भी क्लियर होगा। अभी मैंने सिर्फ आपको आर का मतलब बताया है कि आर क्या है, इन्वेस्टर को कितनी सालाना रिटर्न चाहिए। आर क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिर्फ हमने ये मतलब सीखा है। अब ये आर इस कैलकुलेशन में जो यूज हो रहा है ये काम क्या कर रहा है, ये प्रोसेस में जो एनपीवी निकल रही है ये बीच में गड़बड़ हो क्या, गड़बड़ घोटाला हो क्या रहा है ये, अब हम उसको समझेंगे जिससे हमें एनपीवी का मतलब भी बेहतर अंदाज में समझ आएगा। अच्छा जी, अब मैं दोबारा आया वहां पे, आर का मतलब मैंने समझ लिया, दोबारा पहले स्टेप पे आए, मेरे पास सीईओ बिजनेस आइडिया लेके आया, मैंने उस बिजनेस के कैश फ्लोज एस्टिमेट कर लिए, मैं इन्वेस्टर के पास गया, इन्वेस्टर ने कहा मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10%। अभी कोई कहानी यहां पे आगे कुछ नहीं चली हुई। इन्वेस्टर ने कहा मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10%, क्या मुझे फौरन यस या नो कर देना है? मुझे फिजिबिलिटी टेस्ट करना है। कभी 10% इन्वेस्टर मांग रहा है तो मुझे देखना है कि क्या मेरा प्रोजेक्ट इन्वेस्टर को 10% रिटर्न देने के काबिल है। तो भाई मेरा प्रोजेक्ट अगर 10% रिटर्न इन्वेस्टर को देने के काबिल है तो ही मैं इन्वेस्टर से पैसा पकड़ूंगा ना, अदरवाइज तो मैं कहूंगा नो, मुझे नहीं पैसा चाहिए भाई, 10% पैसा मेरे बारे में नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टर को 10% आपने कहां से देना है, कारोबार से कमा के देना है ना भाई। तो भाई ये कारोबार का टेस्ट लग गया। इन्वेस्टर ने 10% मांगा है, 10% पे कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लो। इस प्रोसेस में हुआ क्या है, इस प्रोसेस में मेरे जो रिटर्न से 134 के, इनको मैं रिड्यूस करके ले आया 104 या 74 पे, तकरीबन 30 मिलियन उड़ गया, ऐसा ही है ना। डिस्काउंटिंग प्रोसेस में मेरे रिटर्न्स में से 30 मिलियन उड़ गया। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इसकी बारीकी में कोई और बातें भी हैं, लेकिन फिलहाल आसानी के लिए समझो कि भाई जब हम कैश फ्लोज को 10% पे डिस्काउंट कर रहे हैं तो डिस्काउंटिंग प्रोसेस में इन्वेस्टर को उसकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मैंने दे दी। इन्वेस्टर ने कहा था मुझे 10% रिटर्न चाहिए, मैंने कहा यार रिटर्न्स
10% पे कैश फ्लो को डिस्काउंट करो, डिस्काउंटिंग में जो डिडक्शन हुई है ना, ये आप समझो ये इन्वेस्टर को उसकी रिटर्न चलेगी। ये हमने डिस्काउंटिंग प्रोसेस में इन्वेस्टर की रिटर्न माइनस कर दी। भाई अच्छा ठीक है, मैं अगर इन्वेस्टर को 10% रिटर्न दूंगा, बाकी का बचेगा, बाकी ये बचेगा मेरे पास। इसमें बारीकी थोड़ी और भी है जो मैंने कहा आपको मैं BFD में जाकर क्लियर करूंगा। फिलहाल इसको इतना ही मतलब समझ लो कि भाई डिस्काउंटिंग में मैंने अपने फ्यूचर रिटर्न में से इन्वेस्टर को पैसा वापस कर दिया, मेरे पास ये बचा। अब क्या यह सारा पैसा मेरा है, एज अ बिजनेसमैन CEO का है? नो, अभी तो भाई रिटर्न वापस किया है, प्रिंसिपल भी तो वापस करना है ना, प्रिंसिपल भी वापस कर दो। अब क्या बचा? कुछ बच गया ना बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस में कुछ बच गया। कारोबार ने इन्वेस्टर से 90 लिया, कारोबार ने उस 90 से यह कमाया, कारोबार ने उस कमाई में से रिटर्न दी पहले इन्वेस्टर को, फिर उसने उसका असल भी वापस कर दिया। कारोबार में इन सब के बाद भी कुछ बच गया। पॉजिटिव फिगर बता रही है कारोबार में सब कुछ देने के बाद भी बचा, इसीलिए हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट फीजिबल है। इन्वेस्टर को उसकी रिटर्न भी दे दी, इन्वेस्टर को उसका असल भी दे दिया, फिर भी कारोबार में कुछ बच गया, इसीलिए हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट फीजिबल है। ठीक है ना, क्योंकि कारोबार ने इन्वेस्टर से पैसा लिया था, कारोबार ने उस पैसे को इस्तेमाल करके यह कमाई की, इस कमाई में से डिस्काउंटिंग की मदद से हमने जब डिडक्शन डाली तो ये आप समझो इन्वेस्टर की रिटर्न चलेगी इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इस प्रोसेस में रिटर्न निकल गई, फिर हमने इसमें से ये प्रिंसिपल भी माइनस कर दिया, बचा पॉजिटिव, प्रोजेक्ट इज फीजिबल। इसको इस अंदाज में देखो, मेरा CEO जब उसने ये कारोबार शुरू किया था उसकी जेब खाली थी, जीरो था, सारा पैसा उसने इन्वेस्टर से लिया ना। मेरे CEO ने कहा भाई ये मशीन खरीदनी है, इन्वेस्टर से पैसा लेकर मशीन खरीदो भाई, तो उसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया कारोबार में, मैंने इन्वेस्टर से पैसा लेकर मशीन खरीदी, 5 साल मशीन कारोबार चलाया, इन्वेस्टर की रिटर्न उसका असल दर देने के बाद CEO की जेब में कितना बच गया? 14.74 बच गया। इसको हम कहते हैं चेंज इन वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। CEO मालिक है ना बिजनेस का, शेयर होल्डर है। NPV measures change in wealth of the shareholder and positive NPV means addition to shareholder's wealth and vice versa. पॉजिटिव NPV आई, इसका मतलब शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफा हो रहा है, तो दौलत में इजाफा है, अच्छी बात है ना, इसीलिए हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अगर NPV नेगेटिव आती है, नेगेटिव का मतलब प्रोजेक्ट करने के नतीजे में वेल्थ में कमी हो जाएगी, इसीलिए हम प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे आपकी PV ऑफ बेनिफिट्स होती 80, PV ऑफ इन्वेस्टमेंट है 90, NPV आती -10। ये -10 क्या बता रही है कि भाई इन्वेस्टर, ये PV ऑफ बेनिफिट कहां से आती है? इन्वेस्टर का रिटर्न देने के बाद, इन्वेस्टर को रिटर्न देने के बाद 80 बच गया। अब असल जब उसको प्रिंसिपल वापस करना है उसमें 10 की शॉर्टेज होगी, मतलब पल्ले से डालना पड़ेगा CEO को, तो वेल्थ में कमी हो जाएगी ना। अभी क्या है, इन्वेस्टर को उसका असल देने के बाद भी CEO की जेब में कुछ इजाफी पैसा बच रहा है, पॉजिटिव NPV। लेकिन नेगेटिव NPV का मतलब क्या है? रिटर्न देने के बाद उसका असल वापस करने के लिए इन्वेस्टर के बिजनेस के पास पैसा नहीं है, CEO को डालना पड़ेगा पल्ले से, इसीलिए हम कहते हैं नेगेटिव NPV प्रोजेक्ट करना ही नहीं है। इसके नतीजे में तो मेरी जेब से उल्टा नुकसान हो जाएगा, मेरी जेब से निकल जाएगा पैसा। पॉजिटिव NPV का मतलब प्रोजेक्ट के खात्मे पे मेरी जेब में कुछ बचेगा एज अ ऑनर। नेगेटिव NPV का मतलब प्रोजेक्ट के खाते में मेरी जेब से कुछ निकल जाएगा। पॉजिटिव NPV पे इसलिए हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव NPV पे हम इसलिए प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। जी जनाब, NPV measures change in wealth. Positive NPV means accepting a project will lead to increase in wealth of the shareholder, और negative NPV means accepting a project will lead to reduction in shareholders wealth. इसीलिए हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट का फैसला लेते हैं, पॉजिटिव पे एक्सेप्ट, नेगेटिव पे रिजेक्ट। जी बेटा, इक्विटी इन्वेस्टर के केस में जो हम रिटर्न देंगे इन्वेस्टर को, वो डिविडेंड होगा, तो डिविडेंड का रेट तो कंपनी प्रपोज नहीं करती। डिविडेंड इक्विटी इन्वेस्टर को रिटर्न होता है और डिविडेंड का रेट तो कंपनी प्रपोज करती है। बेटा यकीनन ऐसा ही है, डिविडेंड का रेट कंपनी प्रपोज करती है और डिविडेंड कंपनी अपने प्रॉफिट्स में ही से प्रपोज करता है।
आप इसको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाओ, अभी कारोबार शुरू ही नहीं हुआ, आप इक्विटी इन्वेस्टर हो, मैं आपसे पैसे मांगने आया, मैंने कहा भाई मेरी कंपनी में प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ इक्विटी की सूरत में, आप बगैर सोचे समझे लगाओगे? डिविडेंड तो मिलेगा फ्यूचर प्रॉफिट में से, फ्यूचर आपको पता है, मुझे पता है, अभी तो नहीं पता ना। आपको कि पैसा मैं लगाऊंगा लेकिन मुझे बताओ तो सही सालाना कितनी रिटर्न दोगे, मुझे कम से कम 10% रिटर्न चाहिए। फर्क क्या होता है, डेट इन्वेस्टर भी रिटर्न डिमांड करता है, इक्विटी इन्वेस्टर भी रिटर्न डिमांड करता है। फर्क सिर्फ यह है कि डेट इन्वेस्टर की रिटर्न गारंटीड होती है, इक्विटी इन्वेस्टर की रिटर्न गारंटीड नहीं है। मैं आपको ख्वाब दिखा दूंगा, आप कहोगे जी मुझे 10% रिटर्न चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगा भाई ये देख लो, इससे तो लग रहा है 10% से ज्यादा रिटर्न आने वाली है। तो आपने ये ख्वाब खरीद लिया तो आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, आपने ये ख्वाब नहीं खरीदा तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। डेट इन्वेस्टर ने तो ये इन्वेस्टमेंट कर ही देनी है, उसको मैं ख्वाब दिखाऊंगा ना, उसको तो पता है मेरी रिटर्न तो गारंटीड है, मुझे इंटरेस्ट नहीं दोगे मैं तो भाई प्रोजेक्ट बेच के पैसा उठा लूंगा अपना। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर को और अंदाज से देखना होता है, रिटर्न दोनों मांगते हैं, फर्क सिर्फ गारंटी का है कि भाई डेट इन्वेस्टर को गारंटी होगी, इक्विटी इन्वेस्टर को गारंटी नहीं है। उनको फिजिबिलिटी दोनों देखेंगे लेकिन देखने का अंदाज फर्क होगा, फिजिबिलिटी ऐसे ही बनेगी लेकिन उनके देखने का अंदाज, उनको उसको स्टडी करने का अंदाज, क्योंकि इन्वेस्टर आंखें बंद करके पैसा तो नहीं लगा देता ना, पैसा लगाना भाई उसने भी, इक्विटी इन्वेस्टर तो बहुत ही डरा हुआ होता है क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि पैसा अनसिक्योर्ड होता है, ठीक है ना। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में जाएंगे, मजीद इस पे डेट और इक्विटी के कंपैरिजन पे मजीद बात होगी। रिटर्न दोनों डिमांड करते हैं और दोनों इन्वेस्टर को आपको रिटर्न की शक्ल दिखानी पड़ती है। भाई ये देख लें, आप जो रिटर्न मांग रहे हैं कारोबार रिटर्न दे देगा। जैसे अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हो तो भी आपको ये फिजिबिलिटी दिखाई जाएगी, देखें जी आप 10% रिटर्न मांग रहे थे, कारोबार 10% से ज्यादा दे रहा है इंशाअल्लाह। आप डेट इन्वेस्टर हो तो भी आपको दिखाया जाएगा जी आप 10% मांग रहे हैं, कारोबार तो 10% से ज्यादा। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब क्या है कि इन्वेस्टर को कुछ देने, इन्वेस्टर को उसकी रिटर्न देने के बाद भी कारोबार में कुछ बच रहा है, इन्वेस्टर 10% से ज्यादा कमा रहा है, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। हमने क्या किया, इन्वेस्टर से पैसा लिया, कारोबार किया, कारोबार में से 10% रिटर्न इन्वेस्टर को दे दी, इन्वेस्टर का असल भी दे दिया, फिर भी हमारे पास कुछ बचा ना, इसका मतलब कारोबार ने 10% से ज्यादा कमाया है। तो ये इन्वेस्टर के लिए कॉन्फिडेंस वाली बात है, हाँ भाई ठीक है ये तो 10% से ज्यादा कमा रहा है, मुझे तो 10 चाहिए, ठीक है ले लो पैसा, ठीक हो गया। तो दोनों इन्वेस्टर, डेट इन्वेस्टर है, इक्विटी इन्वेस्टर, उनका रिक्वायर्ड रिटर्न होगा। आर हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर है जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे। आइंदा हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से ये लिखा नजर आएगा। अब आर इज 10% वाली कहानी खत्म हो जाएगी, अब हमें लिखा नजर आया करेगा क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वर्ड रिप्लेस हो गया आर से, और एनपीवी जो हम निकाल रहे होंगे उसका मतलब भी हमने समझ लिया। एनपीवी हमें बताती है कि प्रोजेक्ट करने के नतीजे में शेयर होल्डर्स विल बिकम रिचर, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के नतीजे में शेयर होल्डर अमीर हो जाएंगे, इसलिए हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और नेगेटिव एनपीवी का मतलब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के नतीजे में शेयर होल्डर्स की वेल्थ में कमी आ जाएगी, इसलिए हम प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, जो इन्वेस्टर रिटर्न का रेट डिटरमाइन करता है ये वो कैसे करता है? कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पढ़ना ना हमने इंशाअल्लाह। इन्वेस्टर अपना रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे एस्टैब्लिश करता है, आर हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में, आर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, उसमें हमने इंशाल्लाह कवर करना है। और बेसिक्स, इंट्रोडक्शन, डिटेल इंशाअल्लाह सीफैप में। जैसे मतलब अगर हम वैसे सोचने के लिए गए तो वो इसमें इन्फ्लेशन और अपना प्रॉफिट दोनों का इम्पैक्ट डालेगा ना? बिल्कुल, दोनों का इम्पैक्ट लेता है। सर फिर इस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में इन्फ्लेशन और प्रॉफिट दोनों का इम्पैक्ट है, फिर हम इसे टाइम वैल्यू में क्यों यूज करते हैं? मतलब टाइम वैल्यू में तो कोई ऐसा रेट होना चाहिए ना जिसमें सिर्फ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हो। बेटा इन्फ्लेशन के 3 फैक्टर बताए थे आप, भूल गए आप? इन्फ्लेशन में 3 चीजें होती हैं, 2 भी नहीं 3 होती हैं। एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 3 चीजें हैं, एक इन्फ्लेशन, एक अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, एक अनसर्टेनिटी। ये तीनों चीजें इस आर में शामिल होती हैं। इन तीनों चीजों का इंपैक्ट इस आर में बिल्ट इन होता है। आगे चलेंगे, जैसे जैसे हम बात करते चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये आर की अंडरस्टैंडिंग मजीद क्लियर होती है। अभी जैसे मैंने कहा ना, अभी तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस चैप्टर बता दिया आपको।
आगे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का चैप्टर हमने पूरा पढ़ना है, जिसमें मजीद एलैबोरेशन मिलेगी। और फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई वो भी इंट्रोडक्शन की हद तक रहेगी, फाइनल नहीं है, फाइनल BFD में इंशाअल्लाह। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर फाइनल हमारा जब पढ़ा जाता है तो काफी चैलेंजिंग चैप्टर है BFD में, ठीक है, काफी चैलेंजिंग, काफी डिटेल्ड और बड़ी इन डेप्थ डिस्कशन है वहां पे हमारे पास इस चैप्टर पे। जी कोई सवाल जी यहां तक? जी बेटा। सर आपने कहा कि जब हम 134 से 104.74 तक आए थे, ये जो 30 मिलियन का तकरीबन आ रहा है, ये वो इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये वो रिटर्न है जो हमने पे कर दी इन्वेस्टर को। लेकिन सर ये तो टाइम का इफेक्ट आ रहा है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला। बेटा इन्वेस्टर को जो रिटर्न जाती है उसको रिटर्न कंपनसेशन के तौर पर जाए, किसका? ये जो पैसा उसने लगाया, इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, उन सब के अगेंस्ट कंपनसेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही तो है। इन्वेस्टर को क्या चाहिए? टाइम वैल्यू मनी के अगेंस्ट कंपनसेशन चाहिए, 3 फैक्टर्स के अगेंस्ट। तो ये रेट ऑफ रिटर्न है, ये कंपनसेशन ही है उन तीनों फैक्टर्स के अगेंस्ट। जो 10% है इन्वेस्टर ये डिमांड कर रहा है, भाई मेरे 3 फैक्टर हैं, इन 3 फैक्टर्स के अगेंस्ट मुझे 10% कंपनसेशन चाहिए। ये रेट ऑफ रिटर्न बेस करता है उन तीनों फैक्टर्स की इनकॉर्पोरेशन के बाद, उन तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद निकला हुआ ये 10%। ये R जो है बेटा, इसमें इन्फ्लेशन का फैक्ट भी है, मतलब ये भी हो सकता है इसमें 2% इन्फ्लेशन का फैक्ट हो, 6% प्रॉफिट्स का फैक्ट हो और बाकी 2% रिस्क का फैक्ट हो, ठीक है ना। ये 10% ऐसे नहीं बना हुआ, इसमें तीनों फैक्टर्स, इन्वेस्टर को उन तीनों फैक्टर्स के अगेंस्ट रिटर्न चाहिए, वो 10% उसने निकाली हुई है, जिसमें उसने इन्फ्लेशन भी कवर की हुई है, जिसमें उसने बिजनेस से प्रॉफिट भी कवर किया हुआ है, जिसमें उसने कारोबार में जो रिस्क होता है, भाई पता नहीं पैसा डूबे ना जाए, उसके अगेंस्ट जो रिटर्न है वो भी कवर की हुई है। तो जो R है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इट कवर्स रिटर्न अगेंस्ट ऑल 3 फैक्टर्स ऑफ, जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डिस्कशन में पढ़ के आए थे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 3 फैक्टर्स शामिल थे, तीनों के अगेंस्ट यहां पे कवरेज हमें मिल रही होती है इन्वेस्टर को, ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे, इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे, इलस्ट्रेशन 11 के रिवीजन और मजीद आगे। जी बेटा।